हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक जंबो जेट करीब 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा होता है। कॉकपिट में पायलट का सिर धड़ से अलग हो चुका है। को पायलट के सीट में 29 वर्ष का एक शख्स अपने हाथों में चाकू लिए बैठा है। पूरे कॉकपिट में बस खून ही खून दिखाई दे रही है। इसी बीच ये प्लेन ऑटो पायलट मोड में लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या हो गया इस प्लेन के साथ? क्या प्लेन में बैठे सारे 503 यात्री धरती पर वापस आ पाएंगे या नहीं? आइए पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हैनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो, जापान, 23 जुलाई 1999। बोइंग 747 का एक जंबो जेट जिसे ऑल निप्पॉन एयरवेज ऑपरेट कर रही थी, कॉल साइन फ्लाइट 61। ये प्लेन अपने आप में एक विशालकाय प्लेन है। यही वजह है कि 503 पैसेंजर्स प्लेन में धीरे धीरे सवार होने लगे। इन पैसेंजर्स के अलावा 14 क्रू मेंबर्स भी थे, यानी कि प्लेन में कुल 517 लोग मौजूद थे। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट से न्यू चिटोस जाना था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन सुबह के 11:48 में टेक ऑफ किया। इस प्लेन को कैप्टन नायोकी नागाशिमा उड़ा रहे थे। इनकी उम्र करीब 51 वर्ष थी। वहीं को पायलट काजुकी कोगा थे। इनकी उम्र 34 साल थी। दोनों काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन आज की ये फ्लाइट इन दोनों पायलट के लिए एक खौफनाक फ्लाइट होने वाली थी। जुलाई के मौसम में आमतौर पर गर्मी काफी अधिक होती है। यही वजह है कि फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स ने हल्के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इन सब के बीच इकोनॉमी क्लास में 29 साल का एक शख्स यूजी निजावा थे, जिसने गर्मी के मौसम में भी ठंड के कपड़े पहन रखा था। इस शख्स के कपड़े भी काफी गंदा था। आसपास के सीटों में बैठे लोग उसे देखकर काफी डाउट कर रहे थे कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, लेकिन सारे लोग शांत रहे और ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता रहा। टेक ऑफ के करीब 25 मिनट बाद इस प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को साक्षात मौत का दर्शन करवा दिया। डबल डेकर प्लेन में नीचे के फ्लोर में इकोनॉमी क्लास की सीटें होती है, वहीं ऊपर के फ्लोर में प्रीमियम क्लास की सीटें होती है। इस प्लेन में कॉकपिट तक जाने का रास्ता ऊपर के फ्लोर से होकर जाता है, यानी कि अगर आपको प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचना है तो आप नीचे के फ्लोर से नहीं जा सकते। टेक ऑफ के करीब 25 मिनटों बाद प्लेन करीब 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। कैबिन में सीट बेल्ट खोलने की अनाउंसमेंट हो गई। इसके बाद सारे पैसेंजर्स ने अपना अपना सीट बेल्ट खोल के रिलैक्स हो गए। इस अनाउंसमेंट के बाद वो गंदे कपड़े वाला आदमी अपने सीट बेल्ट खोलकर सीढ़ियों से होकर ऊपर के फ्लोर की ओर चल दिया। वहां जाने के बाद उसने एक एयर होस्टेस को पकड़ा और उसके गले में चाकू रखकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। एयर होस्टेस को कंट्रोल करने के बाद इस आदमी ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने को कहा। अपनी मौत को सामने देख एयर होस्टेस ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद ये आदमी सीधे कॉकपिट में एंटर कर गया। कॉकपिट में घुसते ही सबसे पहले इसने प्लेन के कैप्टन नागाशिमा के गले में चाकू रखकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद इसने 34 साल के को पायलट काजुकी को बाहर भेजकर कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इतना सब कुछ होते होते कैप्टन ने प्लेन के ट्रांसपोंडर में 7500 कोड डाल दिया। ये कोड सीधा पहुंच गया ATC के पास। 7500 एक ऐसा कोड होता है जिसे हमेशा हाईजैकिंग के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये कोड ATC को मिलता है तो मतलब साफ है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दरवाजा बंद करने के बाद निशिजावा कैप्टन से कहता है कि इस प्लेन को जापान में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस की तरफ ले चलो। मे भी यहाँ पर कैप्टन को लग रहा होगा कि अगर इसकी बात मानी जाए तो पता नहीं ये प्लेन को कहाँ क्रैश करवा देगा, और इतना बड़ा प्लेन अगर किसी सिटी में गिरेगा तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, हजारों की भी जान जा सकती है। इसलिए कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया। पायलट के मना करने के बाद भी ये शख्स लगातार फोर्स करने की कोशिश करता रहा कि इसे ले चलो। उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इन सब का प्लेन के कैप्टन पर कोई भी असर नहीं हुआ। शायद कैप्टन को लग रहा होगा कि कुछ भी हो ये हाईजैकर मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि अगर मुझे मार दिया तो ये प्लेन को उड़ाएगा कौन? ये तो क्रैश हो जाएगा और इस क्रैश में इसकी भी जान चली जाएगी, इसलिए ये मुझे नहीं मार सकता। हालांकि अगले कुछ मिनटों में
कैप्टन का ये अंदाजा उसकी जान पर भारी पड़ने वाला था। बार बार कहने के बाद भी जब कैप्टन ने प्लेन को अमेरिकी सेना के एयरबेस की तरफ नहीं मोड़ा, तब गुस्से में आकर उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रखा और पूरी ताकत से घुमा दिया। कैप्टन का गला अब कट चुका था, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाए। कुछ ही पलों में कैप्टन की मौत हो गई। प्लेन अब भी ऑटो पायलट मोड पर उड़ान भर रहा था, इसलिए बाहर खड़े को पायलट और बाकी यात्रियों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि जिस कैप्टन के भरोसे वो प्लेन को छोड़ चुके हैं, वो असल में दुनिया छोड़कर ही जा चुके हैं। कैप्टन के मौत के बाद हाईजैकर खुद को पायलट के सीट में बैठ गया और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन एक टर्बुलेंस में फंस गया। इसके बाद ये प्लेन झटके खाना शुरू होने लगा। ये सब देखकर को पायलट में बैठा हुआ वो शख्स प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट के सारे कंट्रोल्स को बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर घुमाने लगा। हाईजैकर की इस हरकत की वजह से प्लेन का नोज नीचे की ओर झुक गया और प्लेन तेजी से अपना एल्टीट्यूड खोने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद बाहर खड़े को पायलट को ये समझ में आ गया कि कॉकपिट में कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है। सिचुएशन को समझने के बाद को पायलट ने प्लेन में बैठे पैसेंजर्स से मदद मांगी। प्लेन में बैठे जितने भी अच्छी बॉडी वाले पैसेंजर्स थे, उन सबको अपने पास बुलाया गया और उन्हें सारे सिचुएशन को समझाया। इसके बाद सब मिलकर कॉकपिट के अंदर जाने का डिसीजन लिया। अब तक भी प्लेन लगातार अपनी एल्टीट्यूड को खोता जा रहा था। प्लेन में 503 पैसेंजर्स में से 14 बच्चे भी थे। ये बच्चे सिचुएशन को देखकर काफी डर गए और जोर जोर से रोने लगे। एयर होस्टेस ने सारे बच्चों को शांत किया। उधर को पायलट कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कॉकपिट के दरवाजे को तो अंदर से बंद कर दिया गया था। सारे लोग मिलकर इस दरवाजे के लॉक को ही तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ये लोग कॉकपिट में दाखिल हुए, उन्हें जो नजारा दिखाई दिया वो रूह कपा देने वाली थी। डर और खौफ के बीच ये समय जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। सारे लोग मिलकर सबसे पहले उस पागल इंसान को अपने कंट्रोल में किया और उसे बांधकर कॉकपिट से बाहर कर दिया गया। अब तक प्लेन काफी नीचे आ चुका था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए को पायलट तुरंत अपने सीट में बैठ गया और धीरे धीरे उन्होंने प्लेन को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद को पायलट ने तुरंत एटीसी को रेडियो कॉल के जरिए सारी बात बताई और कहा कि हम वापस हैनेडा एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं। सिचुएशन को समझते हुए एटीसी ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दे दिया। एयरपोर्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। किसी भी तरह के अनहोनी से बचने के लिए फायर सर्विस, एम्बुलेंस की गाड़ियां रनवे के दोनों तरफ खड़ी कर दी गई। रनवे को खाली कर दिया गया। सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह से फ्लाइट 61 को सुरक्षित लैंड कराना। कुछ समय बाद ये प्लेन वापस हैनेडा एयरपोर्ट में आकर सेफली लैंडिंग कर गया। लैंड करने के तुरंत बाद डॉक्टर की एक टीम कॉकपिट में पहुंच गए, लेकिन तब तक कैप्टन की मौत हो चुकी थी। वहीं जापान की पुलिस ने उस शख्स को अपने कब्जे में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जापान पुलिस को यूजी निशिजावा से कई सारे सवालों का जवाब चाहिए था। आखिर एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे ये शख्स इतना बड़ा चाकू लेकर प्लेन में घुस गया? आखिर एयरपोर्ट के लगेज को चेक करने वाली एक्सरे मशीन इस चाकू को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? और इस तरह के काम को अंजाम देने के पीछे इस शख्स का आखिर मकसद क्या था? ऐसे ही कई सारे अनसुलझे सवालों का जवाब अभी पता लगाना बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब निशिजावा से पूछा गया तो उसके जवाब ने कमरे में मौजूद हर पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल 1999 के दौर में एयरपोर्ट और प्लेन की सिक्योरिटी पर आज के जितना ध्यान नहीं दिया जाता था। 29 साल का ये शख्स निशिजावा जापान के लोकल फ्लाइट्स में काफी ट्रेवल किया करता था। इसी दौरान उसने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम में एक फ्लॉ को नोटिस किया। यहाँ पर लोगों के लगेज को तो एक्सरे मशीन से तलाशी ली जाती थी, लेकिन पैसेंजर्स के पास जो हैंडबैग होता था उसे बिना किसी चेकिंग के ही क्लियरेंस दे दी जाती थी। ये सब देखने के बाद निशिजावा ने जापान पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एविएशन डिपार्टमेंट में भी इस फ्लॉ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जल्दी से इसे फिक्स कर लो, लेकिन उसके बाद भी ये लापरवाही चलता रहा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिस्टम जस के तस बनी रही।
काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई सुधार ना मिला तो निजावा के दिमाग में एक खूंखार प्लान आया। यहाँ पर उसने एक प्लेन को अपहरण करने का प्लान बनाया। उसने लोकल फ्लाइट्स की बहुत सारी टिकटें ले ली और उन सभी फ्लाइट्स में वो अपने साथ एक हैंडबैग ले जाता। इस हैंडबैग में उसने तेज धार वाला चाकू रख दिया। उसके प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके लगेज को तो चेक किया जाता, लेकिन उसके हैंडबैग को जिसमें कि चाकू रखा हुआ है उसे बिना किसी चेकिंग के प्लेन के अंदर ले जाने की अनुमति मिल जाती। जब उसने देखा कि मैं आराम से चाकू ले जा सकता हूँ, तब उसने हादसे को अंजाम देने का प्लान बनाया। हादसे के एक दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 1999 की तारीख में उसने बहुत सारे लोकल फ्लाइट्स का टिकट ले लिया ताकि एक फ्लाइट अगर मिस हो जाए तो वो दूसरे फ्लाइट को पकड़ ले। लेकिन इसी दौरान उसके माता पिता उसके हैंडबैग में मौजूद सारे टिकट्स को देख लिया। इवन उन्होंने तो ये भी नोटिस कर लिया कि ये अपने हैंडबैग में चाकू छिपा के ले जा रहा है। इसलिए उसके माता पिता ने उसे फ्लाइट में जाने से रोक दिया। लेकिन ये शख्स कहाँ रुकने वाला था, अगले दिन का टिकट ले लिया। इसके बाद वो फ्लाइट 61 में हैंडबैग में भरे चाकू के साथ इंटर कर गया और इस तरह से इस चाकू की मदद से उसने पूरे हादसे को अंजाम दे दिया। निजावा के घर वालों के बयान से ये पता चला कि वो बचपन से ही प्लेन वाला वीडियो गेम खेलता आ रहा था। वो चाहता था कि वो खुद प्लेन को उड़ाए और टोक्यो के रेम्बो ब्रिज के नीचे से वो प्लेन को पास करके पूरी दुनिया को चौंका दे। लेकिन उसे प्लेन उड़ाने कौन देगा? जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं। इसलिए उसने प्लेन को इलीगल तरीके से उड़ाने का प्लान बनाया। उसके बयान से पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा साइको कोई कैसे हो सकता है। उसके घर वालों ने भी ये बयान दिया कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आगे चलकर इसका कई सारे मेडिकल टेस्ट भी हुआ जिसमें ये साबित हो गया कि निजावा को कई सारे मेंटल प्रॉब्लम थी। ये अक्सर ऐसी दवाइयों का सेवन करता था जिसे लेने के बाद उसका कंट्रोल खुद से ही हट जाता था। हादसे के 4 साल बाद 2004 में जापान के कोर्ट ने इस शख्स को उम्र कैद की सजा सुना दिया। आज इस हादसे को लगभग 24 साल गुजर चुका है। आज भी निजावा जापान के जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। तो ये थी कहानी ऑल निपॉन फ्लाइट 61 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।